नमस्कार, भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केत। मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण जंग के बीच ईरान की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ है। लगभग 35 साल तक देश की सर्वोच्च सत्ता संभालने वाले अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है। ईरानी सरकार मीडिया के मुताबिक धार्मिक परिषद ने मुज्तबा खामेनेई को देश की सर्वोच्च सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि उनकी मंजूरी के बिना ईरान में नया सुप्रीम लीडर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। वहीं ईरान ने इस बयान का कड़ा जवाब दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि ईरान का भविष्य किसी एप्स्टीन गैंग से नहीं बल्कि ईरानी जनता से तय करेगी। उधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग लगातार तेज होती जा रही है। लेबनान, बहरीन, सऊदी अरब और इराक तक हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं और एशियाई शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन इस युद्ध को और तेज करेगा या शांति की कोई नई राह निकलेगी। और साथ में आपको बताएं जिस तरह से ईरानी युद्धपोत को भी निशाना बनाया गया था और उसमें कितनी सच्चाई है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, ब्रिगेडियर अद्वित मदान, डिफेंस एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर शुरुआत आपसे थैंक यू। करेंगे इसी बात को लेकर कि अब आने वाले समय इस युद्ध को आप किस तरह देख रहे हैं और जो हाल ही में जिस तरह से यूएसए ने ईरान शिप को अटैक किया था इंडियन ओशन के अंदर, उस सब चीजों के बीच में कितनी सच्चाई और किस तरह इन सब चीजों को आप समझते हैं। Yeah, good afternoon, Sahil, and to all the viewers. Thank you for inviting me to the show. Uh, बिल्कुल आपने ठीक कवर कर दिया है जो आजकल का लेटेस्ट सिचुएशन है ईरान वॉर में। और अभी हमने डिपेंड करता है कि ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अभी हमारे आगे है कि ये युद्ध कितनी देर तक चलेगा। जी अभी सर। वो है, मैंने पिछले प्रोग्राम में हमने कवर किया था। इट इज अ बैटल बिटवीन इंटरसेप्टर्स एंड मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड द इकोनॉमी। किसके पास इतना शक्ति है कि वो फटाफट मिसाइल्स और ड्रोन्स बना सकता है, जो कि ईरान और इवन इंटरसेप्टर्स की काफी कमी हो रही है अमेरिका के पास। सो ये युद्ध मेरे असेसमेंट से आई थिंक अनदर इट विल टेक अनदर 7 to 10 days। उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा और ये युद्ध मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये बंद हो जाएगा, बिकॉज किसी में काबिलियत नहीं है ना ही। ठीक है, उधर दो देश हैं, अमेरिका और इसराइल, और इवन ईरान में इतनी काबिलियत नहीं है युद्ध में आगे जाने की। जी। अभी स्पेसिफिक हम इंसिडेंट पर आते हैं जो आपने अभी मेंशन किया। ये जो सबमरीन के ऊपर टॉर्पेडो दागा था, सबमरीन, जो अमेरिकन सबमरीन ने टॉर्पेडो दागा था ऑन ईरानियन शिप नियर श्रीलंकन इन द इंडियन ओशन। सबसे पहले जो क्लेम है, जो अमेरिकन सेक्रेटरी का क्लेम है, ये पीट हेग से, कि दिस इज द फर्स्ट टॉर्पेडो सिंकिंग ऑफ एन एनिमी शिप सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो गलत है। जो सबसे पहला जो हुआ था वो था इन फॉकलैंड वॉर। ये था ऑन 2 मई 1982, जब एक ब्रिटिश न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ने 3 टॉर्पेडो दागे थे ऑन अर्जेंटीना क्रूजर। उसका नाम था जनरल बेलग्रानो, शिप का नाम था। और वो 20 मिनट्स में ही पूरा शिप सिंक हो गया था। और इसमें 323 सेलर्स अर्जेंटीना के वो डूब गए थे। और ये जो जिस जिस शिप के ऊपर टारगेट किया था वो था फॉकलैंड आइलैंड से। आपने फॉकलैंड आइलैंड, हम दर्शकों को बता दें, वो अर्जेंटीना के ईस्ट साइड में है। और ये 370 किलोमीटर दूर है। ये जो इंसिडेंट हुआ था 370 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फॉकलैंड आइलैंड, और इट वाज 13,000 किलोमीटर फ्रॉम द यूके। तो ये भी एक ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में हुआ था। बट हमें ये जो मेन क्वेश्चन अभी डिस्कशन हो रहा है कि ये क्या लीगली करेक्ट था? क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है इन इंडियन ओशन, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी
टू आवर कंट्री। तो ये हम देखते हैं इसका लीगल व्यू पॉइंट क्या है। देखिए, अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज के मुताबिक, जो कि 1982 में ये कन्वेंशन लागू हुआ था, उसमें जो टेरिटोरियल सी है वो होता है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, यानी कि 22.22 किलोमीटर्स। और इस डिस्टेंस तक उस देश का कंप्लीट सॉवरेनिटी रहता है, यानी कि 22.22 किलोमीटर तक। तो इसमें क्या है कि वो अपना एयर स्पेस और सी बेड और सब सॉइल के ऊपर उसका कंप्लीट सॉवरेनिटी रहता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फॉरेन शिप्स हैं वो क्रॉस कर सकती हैं टेरिटोरियल सी को अंडर रूल ऑफ इनोसेंट पैसेज। ये हमें समझना जरूरी है। अब ये जो इनोसेंट पैसेज होता है कि वो ये अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि सबसे पहले शिप को बड़ा शिप हैज टू पास थ्रू दैट एरिया वेरी क्विकली, फटाफट उसको क्रॉस करना पड़ता है ये एरिया। और उसको जो कंट्री का सिक्योरिटी है वो थ्रेटन नहीं करना, उसके ऊपर कोई और कोई मिलिट्री एक्सरसाइज वहां पे कंडक्ट नहीं कर सकती फॉरेन शिप, मतलब विद इन 22.22 किलोमीटर। कोई सर्वेलेंस नहीं कर सकती, फिशिंग नहीं कर सकती, पॉल्यूट नहीं कर सकती, और ना ही कोई एयरक्राफ्ट वहां से निकल सकता है या कोई हथियार इस्तेमाल कर सकता है। ये होता है टेरिटोरियल सी। अभी हम आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम बोलते हैं EEZ, दैट इज, ये आता है टिल 200 नॉटिकल माइल्स, जी। कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक, यानी कि 370 किलोमीटर। इसमें क्या होता है कि जो देश है, वो कंट्री है, वी कैन एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, गैस, फिशरीज एंड इवन द सी बेड मिनरल्स, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। अभी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फॉरेन शिप्स के पास फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है। और इसमें डिफरेंस यही है कि उसमें वो फॉरेन शिप्स मिलिट्री एक्सरसाइजेस में हिस्सा ले सकता है, अपने हथियार यूज कर सकता है, इवन उसके एयरक्राफ्ट भी जा सकते हैं। सो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस इज इन द रूल ऑफ द इनोसेंट पैसेज, जो कि टेरिटोरियल सी में है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं है। अभी हमें समझना चाहिए, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, इट इज नॉट अ सॉवरेन टेरिटरी जैसे टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ये एक्सटेंड करता है टिल 350 नॉटिकल माइल्स, मतलब 648.2 किलोमीटर कोस्ट लाइन से अगर हम इसको मेजर करें। इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो कंट्रीज हैं वो अपना एक्सप्लॉइट कर सकती हैं ऑयल को, नेचुरल गैस को और सी बेड रिसोर्सेस। फिर फर्क क्या हुआ? फिर हमारे दर्शक दर्शक पूछेंगे कि फर्क क्या हुआ बिटवीन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या है कि कंट्री कैन एक्सप्लॉइट ओनली द सी बेड, जो ओशन फ्लोर के ऊपर होता है, सी बेड एंड द सब सॉइल रिसोर्सेज, बट जी सर। नॉट द रिसोर्सेज इन वाटर। कहने का मतलब है, कंट्री डजंट हैव द फिशिंग राइट्स इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिशिंग नहीं कर सकता। अभी हम इस इंसिडेंट के ऊपर आते हैं साहिल। जो ईरानियन की शिप थी, देना उसका नाम था, जी ना, इट वाज बिल्कुल। अटैक्ड 20 नॉटिकल माइल्स, मतलब 37 किलोमीटर दूर थी वो श्रीलंका से। सो दैट मीन्स इट वाज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ श्रीलंका। सो एज पर आर्टिकल 87 ऑफ यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, सभी कंट्रीज रखती हैं अपना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट राइट्स, एयरक्राफ्ट भी जा सकते हैं बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी ऑफ द कंट्री। सो इट इज क्लियर कि फ्रॉम द अबव लॉ दैट जो अमेरिका का सबमरीन है उसने कोई वॉयलेट नहीं किया इंटरनेशनल लॉ लीगली। सो जी। जो कंडक्ट ऑफ कंट्रीज एट वॉर है, दैट इज ऑल्सो वार्न्ड बाय अनदर लॉ,
of armed conflict. As per this law, जो countries जो the countries at war जो लड़ रही होती हैं, they cannot conduct the naval warfare in the territorial sea of a neutral country. Therefore, we can say that USA, America was well within its legal right when it attacked the Iranian ship, since it was in the exclusive economic zone. जो कंट्रीज जो देश जो लड़ रहे होते हैं, बेलिग्रेंट कंट्रीज, कैन अंडरटेक नेवल ऑपरेशंस अगेंस्ट ईच अदर बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी ऑफ एनी न्यूट्रल कंट्री. और दूसरा एक जो कंट्रोवर्सी हुआ था कि इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. इंडिया का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता. इंडिया हैड नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इरानियन शिप देना. यस, एज पर द यूनिवर्सल नॉर्म्स, जो नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, जो असिस्टेंस थी, हमने हेल्प दी. जैसे ही हमें उनका रिक्वेस्ट आया, सो वी इंडिया हेल्प द इंजर्ड पर्सन विच इज एज पर द इंटरनेशनल नॉर्म्स. वी आर जी सर। सपोज टू हेल्प द शिप wrecked पर्सनल्स. तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया था. और जो इंडियन नेवी का जो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, और श्रीलंका नेवी के साथ हमने काफी कोऑपरेट किया इन द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस. एक और पॉइंट हमें साहिल देखना चाहिए कि जो न्यूट्रल कंट्री है, जैसे इंडिया, इस केस में पर्टिकुलर इंडिया और श्रीलंका, वो अलाउ कर सकते हैं इवन जो उनकी शिप्स जो लड़ाई कर रहे हों, जैसे इसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान, इनकी वॉरशिप्स को हम अलाउ कर सकते हैं, हमारे टेरिटोरियल सी में आ सकती हैं, और हम इनके रिप्लेनिश कर सकते हैं फूड, वाटर, फ्यूल, और इवन शिप को रिपेयर भी कर सकते हैं. बट इसमें कंडीशन यही है कि हमने उसका फाइटिंग स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज करना. और जो हम रिप्लेनिशमेंट देंगे, इट शुड नॉट बी लॉन्गर देन 24 आवर्स. सिर्फ 24 घंटे के लिए हम दे सकते हैं, सो दैट इट इज एबल टू रीच इट्स कंट्री, अपने देश तक जा सके. सो ये है एज फार एज द रूलिंग इज कंसर्न. बैक टू साहिल. ठीक है सर, एक बात और समझेंगे आपसे, जो अमेरिका के बार बार जो धमकियां देता रहता है, आखिर मतलब आने वाला समय अब क्या देखते हैं आपकी, मतलब ये युद्ध जो है कितना लंबा और खिंच सकता है? कौन सा ऐसा बड़ा या दावा अगेंस्ट कर रही ईरान के खिलाफ कर रहा है अमेरिका? करेक्ट. सो ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक, देखिए, यूएसए, इसराइल के पास तो है अपना मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर, बट ईरान के पास अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटी है मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाने की. और सिंस उनकी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज हैं, वो भी हिट हो गई हैं. सो मेरी असेसमेंट से 7 से 10 दिन तक ये वॉर नहीं चल सकता उसके आगे. एंड आई थिंक इट इज लाइकली टू फिनिश बिकॉज ईरान की कैपेबिलिटी नहीं रही. तो ये आई डोंट थिंक, ये काफी मीडिया में आ रहा है कि डर्टी बॉम्ब यूज होगा. मेरे हिसाब से उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. डर्टी बॉम्ब बेसिकली, आपने क्वेश्चन ये उसमें भी ग्राफिक्स में दिखा रहे थे. बेसिकली डर्टी बॉम्ब इज टेक्निकली इट इज कॉल्ड ए रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस. और इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है, वो यूज होता है. और एक कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव, मतलब इसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होता, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन से वो एक्सप्लोजन नहीं होता, बट विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव रेडियो एक्टिव मटेरियल को स्प्रेड किया जाता है. उसमें जो उद्देश्य होता है, वो एम होता है कि पूरे एरिया को कंटेमिनेट करना विद रेडिएशन एंड क्रिएट अ पैनिक एंड डिसरप्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी. सो बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है कि इट इज अ स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन, बड़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है. इसमें सिर्फ पैनिक फैलता है, उस एरिया को पूरा क्लीन करना पड़ता है जो कि कंटेमिनेट हो जाता है. बैक टू साहिल. ठीक है सर, एक चीज और समझेंगे आपसे कि आखिर अब तक चाइना खुल के क्यों नहीं आया है सामने, और खास तौर पर अमेरिका के सामने क्यों, क्या वजह है कि मतलब चाइना आना ही नहीं चाहता? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन साहिल. जो ईरान है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ईरान इज नॉट अ मिलिट्री एलाय ऑफ चाइना. ईरान और चाइना के बीच में कोई भी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नहीं है. तो मेनली इट इज अ इकोनॉमिक रिलेशनशिप.
ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटरेस्ट है चाइना को। जैसे चाइना ने BRI, अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि ईरान को वो एरिया, ईरान के इलाके को यूज कर रहा है। और प्लस जो चाइना है, इट डजंट वांट टू बी इन अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद USA, बिकॉज उसकी इकोनॉमी पे काफी इफेक्ट हो रहा है। और चाइना जो अभी ऑयल बाकी उधर पूरे मिडल ईस्ट से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और जो चाइना का जो ऑयल है वो 88% वो होर्मुज से आ रहा है, पर्शियन गल्फ से आ रहा है। और चाइना को चाहिए स्टेबिलिटी, और वो एक्चुअली वो चाहता है कि जो अमेरिका है वो अपना मिडल ईस्ट वॉर्स में फंस जाए, और एक तरह का स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन हो अमेरिका के लिए, ताकि वो इंडो पैसिफिक पर कॉन्सेंट्रेट ना करे। इससे क्या है, चाइना का अल्टीमेटली फायदा हो रहा है कि वो अपनी इकोनॉमी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, प्लस अपनी जो उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी कैपेबिलिटी को और स्ट्रेंथन कर रहा है, कि अगर जरूरत पड़े वो ताइवान को भी अनेक्स कर सके। वो उसका अभी इमीडिएट एम है कि अपने PLA के कैपेबिलिटी को बढ़ावा देना, ताकि वो उसमें ताइवान को अनेक्स कर सके, जो कि उसका अगले साल का पेपर्स में आया है। उसके जो PLA का जो आर्मी का पेपर है, उसके कॉन्सेप्ट में लिखा है कि जब अगले साल उसकी 100th एनिवर्सरी है ऑफ पीपल लिबरेशन आर्मी, सो ये भी हमें देखना पड़ेगा। और प्लस जो एशियन की जो कंट्रीज हैं, दे आर यू नो उसका काफी, ईरान वॉर का काफी इम्पैक्ट हो रहा है चाइना के ऊपर। सो उसका जो देखिए, अगर हम डेली में असेसमेंट देख रहा था कि चाइना में जो डेली जो ऑयल आ रहा है, इट इज 18 lakhs barrels ऑयल पर डे फ्रॉम ईरान। उसका जो 14% ऑफ चाइना के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं, वो ईरान कवर कर रहा है। और अगर ईरान की तरफ से देखें, ईरान का जो 90% ऑफ जो टोटल एक्सपोर्टेड ऑयल है वो चाइना को जा रहा है, और इट इज चीपर देन द ब्रेंट प्राइस बाय $10 पर बैरल। वो डिफरेंट एक सब्जेक्ट पर हम कवर कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द शेडो टैंकर फ्लीट। वो अभी बिकॉज हमें समय कम है, तो वो हम अगले प्रोग्राम में कवर कर सकते हैं, व्हाट इज द शेडो टैंकर फ्लीट। एक और रीजन है साहिल, कि ट्रम्प इज विजिटिंग चाइना। ट्रम्प विजिट कर रहे हैं चाइना को इन अप्रैल। तो और उनका अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या चाहता है, कहता है कि अमेरिका अभी चाइना को देख रहा है नॉट एज अ जियो पॉलिटिकल राइवल, बट एज इक्वल पार्टनर्स। अभी वोंग ही देखिए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी स्टेटमेंट दिया कि दिस इज द वॉर दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, दैट इज ऑल। सो इट इज अ वेरी सॉफ्ट स्टेटमेंट, बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसके रिलेशंस अमेरिका के साथ बिगड़े, बिकॉज चाइना का जो एनर्जी है, जो सिक्योरिटी है, इट इज अफेक्टेड बाय दिस वॉर। और मैं इसकी इकोनॉमी के ऊपर अभी आर्टिकल पढ़ रहा था। चाइना हैज लोअर्ड इट्स ग्रोथ टारगेट टू 4.5% पर ईयर। अभी देखिए, इंडिया का जो ग्रोथ टारगेट है, इट इज 7% पर ईयर। सो चाइना का इट इज अ बिग कंसर्न, और उसका इन अ वे फायदा हो रहा है कि अमेरिका हैज गॉट इन्वॉल्व इन द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, सो दैट चाइना कैन फोकस प्योरली ऑन द इंडो पैसिफिक। बैक टू साहिल। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल रहेगा सर। मुजतबा खामिनाई को सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है और कुछ या खबरें सामने आई हैं कि उनको उनके ऊपर अटैक भी हुआ, वो घायल भी हुए हैं, इस सूत्रों के हवाले से खबर आई है। इन सब चीजों को आप किस तरह देखते हैं सर? क्या वाकई में ही इस आने वाला समय ईरान के लिए जो है वो सही नहीं है? जितने मर्जी सुप्रीम लीडर खड़े कर दें, अमेरिका और इसराइल जो है वो नहीं छोड़ेंगे। या देखिए, मेरा असेसमेंट ये है कि जो ईरान है अभी, वो ठीक है, इट्स अ ओल्ड सिविलाइजेशन, और उनमें काफी सेल्फ एस्टीम है। और अभी उनके जो लड़के हैं, ये भी आज मीडिया में आ रहा था कि मोस्ट लाइकली वो सक्सेसर हो सकते हैं। और ईरान में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स, अमेरिका डिसाइड कर लेता है कि उन्हें ग्राउंड ट्रूप्स, अपने जो इन्फेंट्री है, जो आर्मी है उनकी, वो ईरान में लेकर आ जाए,
मुझे नहीं लगता वो होने वाला है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द सिविल वॉर and it will result in the insurgency. It will result in creation of an organization like ISIS जो इराक में हुआ था. सो वो लंबा चलेगा युद्ध. वो नहीं चाहता, दैट ट्रम्प डजंट वांट. और जो उनका मागा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो नहीं चाहते कि वो युद्ध लंबा चले. इट शुड बी शॉर्ट एंड स्विफ्ट. सो मुझे नहीं लगता, आई थिंक ये 7 से 10 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा. ओनली थिंग इज जो ईरान जो अमेरिका को कोई अपना एक्चुअली ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया उन्होंने. जैसे वो लेके युद्ध उन्होंने छेड़ा था, काफी ऑब्जेक्टिव थे उनके. कोई भी उन्होंने एक्चुअली अचीव नहीं किया जब तक पूरा उनका पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता ईरान के ऊपर. दिस इज वेरी क्लियर. सो बेसिकली इट वाज अ मिस कैलकुलेशन बाय ट्रम्प. बैक टू साइड. ठीक है सर, आपने बहुत अहम बातें रखी हैं, तो ये तो बात है ही, क्योंकि ये तो लगातार जंग जो है वो कुछ और रूप लेती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। ईरान में मुश्तबा खामनेई का सुप्रीम लीडर बनना इस पूरे समीकरण को और जटिल बना सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव, तेल की बढ़ती कीमतें और दुनिया भर के बाजारों में गिरावट इस बात का संकेत है कि आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संकट कूटनीति से सुलझेगा या मिडल ईस्ट की ये आग और भड़कने वाली है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।